तो नमस्कार। प्रातः काल में आपका स्वागत है। हम सुबह उठते हैं ताकि आप आराम से सोएं और रिकॉर्डिंग होने के बाद आप देख लें क्लास। हम समझ सकते हैं बहुत सारे लोग नाइट आउल होते हैं, रात्रिचर, निशाचर नहीं कहेंगे उनको। रात्रि में पढ़ना अच्छा महसूस करते हैं, मैं भी उनमें से ही हूँ। लेकिन मैंने खुद को जानबूझ के ये पनिशमेंट दिया है कि ये जो टाइम 11 बजे तक का कीमती गोल्डन टाइम हमारा सोने में चला जाता है, उसको सोना बना लिया जाए ताकि बाद में फ्री रह के मैं तैयार कर सकूं कुछ। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी रेडी रखिए। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा रिकैप कर ले। पिछले क्लास में हमने कास्ट टोपोग्राफी को विस्तार से पढ़ा था, मतलब पूरी चर्चा कर डाली थी पूरे कास्ट की। और कास्ट की चर्चा के आयाम क्या थे? पहला आयाम था, हमने परिचय दिया था आपको, पहला डायमेंशन जो आपके सामने क्लियर किया था। परिचय में बताया था कि ये चिड़िया है, कौवा है, या मैना है, या बगुला है, क्या है कास्ट, ये बताया था मैंने। कि कास्ट एक प्रदेश है, स्लोवानिया में पड़ता है, जगह है भैया, जगह का नाम है। वहां बहुत सारा चूना पत्थर का चट्टान उट्टान है, और उस चट्टान उट्टान में बहुत सारा तरह तरह का डिजाइन उजाइन बन रहे हैं, स्थलाकृति। और वही स्थलाकृति को सबसे पहले वहीं देखा गया। ये तो अलगे दिखता है स्थलाकृति, ना भी आकार के घाटी है, ना मियांडर है, कुछ अलगे है, ये अलग है बिल्कुल। तो ई का है, एकदम बिल्कुल नया तरीका से बनता है का, इसके बनाने का अलग रेसिपी है का। तो उसका रेसिपी समझे हम कि कास्ट रीजन में जो ऐसे एकदम ऐसे कंघी कंघी जैसा ऐसे पत्थर वत्थर निकला है, ये कैसे बना है भाई, रेसिपी क्या है इसका, कहते कहाँ है इसको? तो पता चला कि ये जो नुकीला नुकीला निकलने है, इसको बिदरिका कहते हैं। तो शिखरिका, शिखरिका, और इसको बिदर कहते हैं, जो निचल का धसला, ये पूरा का पूरा लैपीज है। तो कैसे बनता है लैपीज, ये सब पढ़े हम। कि ये देखो, पहले तो ये ऐसे समतल ही था, ऊपर से गुजरा पानी, और इका जो मुलायम मुलायम चुनमा था वो बहा ले गया। और ये जब कठोर कठोर है, ये नहीं, ये घुलवे ने किया, ये नहीं घुला ना, तो ऐसे तैसे एकदम नुकीला की तरह खड़ा रह गया, एकदम एकदम सतह सरफेस को एक अलगे डिजाइन दे दिया। देखे में अगर लुक आ गया बिल्कुल अलग। ये जो अलग लुक आया, तो अलग नाम, अलग टेक्निक आया, ये सब हम लोग पढ़े कि बना कैसे भाई। तो एक नया सिस्टम से बनता है ये सब। नदी अपरदन से नहीं बनता ना, हिमनद अपरदन से बनता है। तो कौन बनाता है? तो यहाँ पे ना, वर्षा का पानी, वर्षा का पानी और जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है ना, तो जब यहाँ पे जहाँ रासायनिक, ये सारा खेल जो है कास्ट का, रासायनिक अपक्षय पर आधारित है, केमिकल वेदरिंग पे आधारित है। यही विस्तार से चर्चा की कि आखिर कैसे होता है रासायनिक वेदरिंग, रासायनिक अपक्षय कैसे। ऊपर का पहले तो प्लेन था, तो ये जो बीच बीच से घुल के बह गया, वो घुला क्यों, घुला कैसे, और बना क्या क्या घुलने के बाद? तो एक तो लैपीज ऊपरी सतह पे बना, उसके बाद कई जगह जमीन में छिद्र बन गया, और छिद्र से वर्षा वाला पनिया अंदर घुस गया, और भूमिगत जल बन के वो जो घोल था एसिड जैसा, अंदर में बहुत उधम मचाया, गजबे गजबे डिजाइन बना दिया, गुफा बना दिया। गुफा के अंदर भी बहुत तरह तरह का आकृति बना दिया। अब कुछ आकृति को तो लोग भोला बाबा समझ के पूजने लग गए, कुछ आकृति को ब्रह्मा जी समझ के पूजने लग गए। पिंडी, आप जाएंगे पताल भुवनेश्वर का वीडियो, आप में से किसने देखा? कोई नहीं देखा होगा, कि क्या उतना फुर्सत है। पताल भुवनेश्वर का कोई वीडियो देखा क्या? जो उत्तराखंड, यदि आप में से कोई भी भाई बहन को जाने का सौभाग्य मिले, तो पता करिएगा, अल्मोड़ा से आगे थोड़ा दूर उधर पाताल भुवनेश्वर है। अच्छा, सुमन जायसवाल ने देखा, विकास जी ने भी देखा, बहुत लोगों ने देखा, संजय जी ने देखा। तो मैं आप सबसे, आप देखो चीजों को ना, लॉन्ग टर्म चीजें तब याद रहती हैं, कौन याद रह जाते हैं। एक एक सिंपल सा साइकोलॉजी आपको बता रहा हूं, एक मनोवैज्ञानिक बात बता रहा हूं, कि जिंदगी के सफर में कुछ लोग मिलते हैं, कुछ लोग नहीं, हजारों लोग मिलते हैं, लेकिन सब याद नहीं रहते, उनमें से कुछ याद रह जाते हैं। तो कौन याद रह जाते हैं? जिनके साथ कुछ यादें हों। अब यादें कैसे बनती हैं? जब आप और वो चीजें बहुत अच्छे तरीके से आनंदित हो उनको देख के आप,
तो वो याद आते हैं थोड़ा कि हाँ भाई ये थे, मुझे बहुत मानते थे। वो सर थे, हम बचपन में हम पढ़ने जाते थे तो सर हमको खूब मानते थे या खूब कूटते थे। या तो खूब कूटते थे तो याद रहेंगे, या तो खूब मानते थे तो याद रहेंगे। वही चीजें हैं, जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो उस टॉपिक में यदि आप उस टॉपिक से रिलेटेड चीजों को रिलेट करेंगे, जगह जगह देखेंगे चीजों को, तो वो आपको लॉन्ग टर्म याद रहेगा। ठीक है। और यदि आप उस टॉपिक को बस रीडिंग मार रहे हैं, जैसे सुबह में हम 4 बजे भोर को ना, मुझे पापा रोज याद आ रहे हैं आजकल, जब से हम आपको पढ़ा रहे हैं सुबह 5 बजे, मेरे फादर मुझे मॉर्निंग में उठाते थे। ठीक है। और मॉर्निंग में उठाने के बाद वो जला देते थे लालटेन, लालटेन लैंप, लालटेन होता था, लालटेन, लालटेन में हम राजद के लोग थे पहले गांव में। लालटेन जलाते थे और वहां बैठते थे, और अनमना ढंग से, बिल्कुल अंदर से इच्छा नहीं थी, क्रोध होता था, और पीछे से पापा डांटते थे, जोर से चिल्ला के पढ़ना पड़ता था, एकदम रीडिंग मारो, चूना पत्थर सैल वाले कुछ क्षेत्रों में, ऐसे ही चिल्लाते थे। अब बिल्कुल ही एक विरक्ति ना उसमें याद रहता था, ना समझ में आता था। वो एक रूटीन वर्क था, ऐसा लग रहा था जैसे परेड ग्राउंड में आके चिल्ला रहे हैं। वो भी चीजें याद आती है कि भाई वो करते थे। अब क्या पढ़ते थे कुछ समझ में नहीं आता था, बस ये इंतजार करते थे कि कैसे पापा, जैसे 6-7 बजता था, पापा जाते थे बाहर घूमने, हमें एक निंदा मार, खराटा मार के पहले का मेकअप कर लेते थे, जो अत्याचार हुआ 4 बजे सुबह मेरे साथ। फिर पापा को भी धीरे धीरे समझ में आया कि अलग टाइप का बैल है ये, इस बैल को हम ऐसे नहीं जोत सकते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे आजादी दी, ठीक है कुंभकर्ण, सुतो तुम, लेकिन हमको ये चैप्टर चाहिए। तो फिर उन्होंने जिस दिन ये सुंदर वचन कहा मुझे कि ये चैप्टर चाहिए, तुम सुतो, हमको बस ये चैप्टर शाम को पूछेंगे, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं। फिर एक आनंद जो आया, ठीक है चैप्टर ही चाहिए ना आपको, अभी सोने दो, पूरा चैप्टर में कहीं से कुछ भी पूछ लीजिएगा बता देंगे। तो फिर पूरे एक्साइटेड होके फ्री टाइम में उस चैप्टर को रटते थे, ये सोच के कि आज तो झंडा गाड़ देंगे, पापा को बोलना पड़ेगा, पापा को कि हाँ देख लीजिए बढ़िया यार पढ़ा है तुम। तो इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। कास्ट टोपोग्राफी तो खैर अपनी जगह है, टोपोग्राफी आप किसी को पढ़ा देना, समझा देना, यदि आप चैनल चलाते हो, यदि आप क्लास लेते हो, जहां भी आप पढ़ाते पढ़ते हो, कोई ना मिले तो अपने आपे को पढ़ा देना, शुरू से अंत तक बिना किताब उल्टे पलटे। कितने डायमेंशन है, तो पहले इसका परिचय देना कि है क्या कास्ट, दुनिया में कहां कहां पे चूना पत्थर मिलता है, भारत में कहां, बिहार में कहां, यदि तुम यूपी वाले हो तो यूपी में कहां कहां पे मिलता है कास्ट चूना प्रदेश, कहां कोई इससे जुड़ी गुफाएं हैं, और भारत में कहीं कोई गुफा उफा हो तो निकल लो, एकदम ब्लॉग बना दो जाके। हेलो फ्रेंड्स, आई एम इन पताल भुवनेश्वर नाउ, टुडे आई विल एक्सप्लेन ऑल अबाउट द ज्योग्राफिकल फीचर्स हियर। If you are thinking this is Shesnag, you are wrong. This is not Shesnag. In actually, ऐसे कमेंट बहुत गंदा आएगा नीचे, धार्मिक नहीं होने का आरोप लगेगा तुम पर। नहीं, वो बताना कि एक्चुअली जब ये सोडियम, सोडियम नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट का जो बाइकार्बोनेट का घोल इधर से गुजरता है, तो उस घोल में घुलाने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है फ्रेंड। तो वो इसको ऐसे इरोड करता है कि एक चिकना लेयर सा बना देता है। और कभी कभी ना, जब वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के पानी, उसमें जो पानी का अंश है वो ड्रेन हो जाता है, यानी वो एक्वेटिक ना रह के, एक्वेशियस ना रह के, जलीय ना रह के सॉलिड में बदलता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ठोस हो जाता है, जम जाता है। इसको ना फ्लोस्टोन कहते हैं फ्रेंड। ये जो गोल सा तुम जिसको शेषनाग का पेट समझ रहे हो, ये फ्लोस्टोन है गुफा के अंदर। और ये जो तुम देख रहे हो कि ये शिवलिंग जैसी आकृति है, ये ऐसे तो शिवलिंग ही मान लो फ्रेंड, क्योंकि पूरी दुनिया पूज रही है इनको। ये पाताल भुवनेश्वर भगवान महादेव का अवतार है यहाँ पे। लेकिन इन एक्चुअल में ज्योग्राफी की नजर से देखें, बिना बिना बुरा माने, तो वो स्टेलेगमाइट, ठीक है स्टेलेगमाइट है, बड़े आकार का है तो स्टेलेगमाइट है। बहुत छोटा सा पिंडी है जिसको तुम पार्वती माता, ये देखिए ये वाला पिंडी गणपति जी हैं, और ये वाला पिंडी कार्तिक जी हैं, और इधर जो ये वाला बड़का लंबा वाला पिंडी है, ये नंदी महाराज बैठे हैं। हर पिंडी पे एक भगवान जी बताएंगे वो आपको। तो अलग अलग पिंडी, कोई हेलेक्टाइट होगा, नीचे जमीन पे जो गोलाकार पिंड होता है वो हेलेक्टाइट होता है, हेलेक्टाइट। और जो विशालकाय पिंड होता है, आकार बड़ा होता है, सिर्फ नुकीला होता है हल्का, तो वो स्टेलेगमाइट होता है। स्टेलेगमाइट हेलेगमाइट, जमीन पे बना गोल है तो हेलेगमाइट,
जमीन पे बना, आकार में बड़ा है तो स्टेलेगमाइट। छत से लटका, छत से ऊपर लटक के ऐसे गोल है, बूंद जैसा, बुलबुला जैसा, तो वो हैलेक्टाइट है। और छत से लटका हुआ इस तरह का बड़ा आकार का है तो वो स्टेलेक्टाइट है। तो स्टेलेक्टाइट और हैलेक्टाइट छत से, और नीचे स्टेलेगमाइट और हैलेगमाइट ये जमीन से। और यदि नुकीला नुकीला है एकदम, नुकीला नुकीला एकदम बहुत पतला सा सुई जैसा, बहुत सारा बनता है सुई जैसा, तो उसके लिए फिर अलग नाम हमने बताया था कि वो भी निक्षेपण से ही बना है, कैल्शियम कार्बोनेट ही है वो भी, और उसका नाम है कर्टेन, कर्टेन, या उसका नाम है ड्रेप्स, ड्रेपस्टोन। और जमीन पे फैल गया, पसड़ गया, कोई एकदम मतलब नहीं बनाया, पिंडी विंडी नहीं बनाया, तो उसका नाम है फ्लोस्टोन। तो कास्ट प्रदेश में निक्षेपण के माध्यम से फ्लोस्टोन बनता है, जिसको शेषनाग बता रहा है वो फ्लोस्टोन है। ठीक है, अंदर जब तुम पाताल भुवनेश्वर में जाओगे तो कहेगा ये शेषनाग का शरीर है, देखिए एकदम एक एक सल्क दिखेगा आपको, आगे जाके वो फन भी दिखाएगा शेषनाग का आपको। त्यागी जी बुरा मान जाएंगे, एकदम शुद्ध धार्मिक आदमी है, लेकिन क्या करें, मेरा काम ही ऐसा है। हम ज्योग्राफी के नजर से देख रहे हैं, चश्मा हमारा ज्योग्राफी का है, तो हमको शिव जी के साथ साथ, माइटी शिव जी के साथ साथ स्टेलेगमाइट भी दिख रहा है। ठीक है, गणपति जी के साथ साथ हमें हैलेगमाइट दिख रहा है, और शेषनाग की जगह पे हमें फ्लोस्टोन दिख रहा है। और ऊपर से जो झालर जैसा कटीला नुकीला लटका है वो हमको कर्टेन दिख रहा है, कर्टेन। नीचे भी जो बगल में शिव जी के बगल में एक दो गो लंबवत सुई जैसा खड़ा है, चट्टान कठोर, जमने से बना है, यदि वो चूना के घोल के जमने से बना है। अच्छा, ठीक है ठीक है, चूना के घोल के जमने से यदि नुकीला कुछ बना है सुई जैसा, तो वो जो है त्रिशूल नहीं है, क्या है वो कर्टेन है, कर्टेन कर्टेन कर्टेन, ड्रिप स्टोन बोलते हैं उसको, ड्रिप स्टोन। ठीक है, ड्रिप स्टोन या ड्रेप्स बोलते हैं, सब ड्रिप स्टोन ही है। ड्रिप माने होता है बूंद, ड्रिप सिंचाई समझे, ड्रिप सिंचाई, बूंद एक तरह से ड्रॉपलेट्स होता है ना, मतलब वर्षा का बूंद, ड्रॉपलेट, ड्रिप मतलब फुहार जो छिट नीचे आता है, तो ये सब ड्रिप स्टोन्स ही हैं। लेकिन ड्रिप स्टोन्स में भी कैटेगरी है, सुई जैसा दिखा तो कर्टन या ड्रेप्स, गोल गोल दिखा तो उसको कहेंगे क्या, हेलेक्टाइट, हेलेगमाइट। जमीन पे है तो हेलेगमाइट, छत पे है तो हेलेक्टाइट। और यदि विशाल का है, थोड़ा आकार में लंबा दिखा, लंबा चौड़ा, तो वो स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट। यानी कर्टेन ही जब बड़े आकार का हो जाता है तो वो स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट जैसा दिखने लगता है। तो सारा कुछ हमने आपको डिटेल में बताया था। और दो स्टेलेक्टाइट स्टेलेगमाइट आपस में जुड़ गया, छत वाला और नीचे फर्श वाला, तो पिलर हो गया, केव पिलर। ये सारा कुछ कल की क्लास में हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है एक्चुअल में वो बनता कैसे है। और दिव्या नाम की गुड़िया शायद बताई थी कल, कमेंट हमने देखा नहीं था किसने, किस बच्चे ने कहा था, बट अभी पता चला कि वो सच में बताया था। मेरा एक मिस्टेक हो गया था, बताते बताते मैं भावुक होके एक गलती कर गया था कि भाई जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो जमता है तो ज्यादा हार्ड होता है, ऐसा नहीं है। सोडियम, सोडियम नहीं, कैल्शियम, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जमता है तो ज्यादा हार्ड होता है, ऐसा नहीं है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जमता ही नहीं, जम गया तो वो क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट ही है। बाइकार्बोनेट का मतलब है कि उसमें कैपेसिटी ऑफ इरोजन बढ़ जाता है, एसिड के साथ रिएक्ट करके वो और ज्यादा एसिडिक हो जाता है, हाईली एसिडिक हो जाता है, और उसकी जो इरोजनल कैपेसिटी है बहुत बढ़ जाती है। और इसी कारण से वो केप बनाती है, जो बच्ची कह रही थी कि केप बनाती है, तो वो इरोजनल कैपेसिटी बढ़ने के कारण ही ज्यादा अपर्दन कर देती है, अंदर ज्यादा काट देती है, तो गुफा बना देती है, कंदरा बना देती है। तो कंदरा बनाने वाली जो है, अपर्दन करने वाली जो फॉर्म है, वो सब डिस्कस किया था कल मैंने। और सारे डायमेंशन हो गए थे, परिचय हो गया था, अपर्दन के तरीके हो गए थे, किस तरह ये अपर्दन, इसके अपर्दन का तरीका लाजवाब है। ठीक है, अपर्दन का इरोजनल टेक्निक्स जो है इसका औरों से अलग है। बाकी लोग जो अपर्दन करते हैं, इसका अपर्दन का तरीका क्या है, ये रासायनिक अपक्षय के थ्रू अपर्दन करता है, केमिकल तरीके से करता है। यहाँ केमिकल रिएक्शन होता है, किसके किसके बीच, तीन कैरेक्टर है, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और चूना, इन तीनों के बीच होता है। और एक्स्ट्रा में गेस्ट, गेस्ट भी आता है, तो आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ठीक है,
ये सब भी बीच में कभी कभी एंटर करता है कहीं कहीं। तो कुल मिलाकर के टोटल केमिकल लोचा है ये टोटल केमिकल लोचा। तो क्या केमिकल लोचा होता है, क्या केमिकल रिएक्शन होता है, ये हमने देख लिया था। फिर वही घिसा पिटा, क्या अस्थलाकृति यानी लैंडफॉर्म, अस्थलाकृति की बात कर रहा हूं, अस्थलाकृति लैंडफॉर्म्स। और इसमें हमने वही चीजें बताई थी, इरोजनल, अपर्दनात्मक, ठीक है, और फिर क्या बताया था, निक्षेपणात्मक। तो हमने अपर्दनात्मक में बहुत लंबी लिस्ट 11-12 हमने बताया आपको, बहुत सारा लैपीज हो गया, और लैपीज के अलावा एक बच्चा कह रहा है कि परमानेंट के लिए बना है जो अमरनाथ की गुफा है सर। नहीं नहीं, अमरनाथ की गुफा में टेम्पररी शिवलिंग बनता है। वो बर्फ और मतलब ऐसा पानी होता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी मौजूद होता है कुछ क्वांटिटी में। वो कम मात्रा में होता है और एक्चुअल में वो स्नो होता है। तो जब विंटर सीजन में स्नोफॉल ज्यादा होता है तब बाबा प्रकट होते हैं बर्फानी। सालों भर बाबा बर्फानी प्रकट नहीं होते हैं। शिवलिंग का निर्माण जो होता है वो उसी तरह से होता है, बूंद बूंद जो पानी गिरता है ऊपरी छिद्र से, ऊपरी होल से, और उसी होल से गिरने के बाद वहां पे जमने लगता है, जम जम के धीरे धीरे वो शिवलिंग बनाता है, आकार बढ़ता है शिवलिंग का और आकार घटता है। परमानेंट जो है वो स्टोन वाला वो कैल्शियम कार्बोनेट का होगा। तो वो पिंड तो हर जगह गुफाओं में मिलता है, कास्ट गुफाओं में, जैसे गुप्तेश्वर धाम है। जाना चाहिए, जो भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, यदि रोहतास के पास हो आप, तो आपको जरूर एक बार गुप्तेश्वर धाम विजिट करके, अब जब जाओगे, देखो पहले जब तुम गए थे वैष्णो देवी और उस गुफा में घुसे थे तो उस समय तुम अलग ही दुनिया में थे, तुम ट्रांस में थे, श्रद्धा भाव, जय माता दी वाली फीलिंग थी तुम्हारी। और तुम जो है वो नजर तुम्हारी जो थी वो माता रानी पे थी। इस बार जाना, माता रानी को बोलना माता रानी थोड़ा स्टडी कर लेते हैं मम्मी, माता जी, और उसके बाद आपके पास आते हैं तो तुम गौर से छू के टच करके, इस बार तुम्हारा टच बदल जाएगा, को टच टच बदल जाता है ना। इस बार उस गुफा में एंटर यदि कोई किया मेरा स्टूडेंट, तो पूरा नजरिया चेंज हो जाएगा और नजारे चेंज हो जाएंगे। जब आपका नजरिया चेंज होता है तो नजारे बदल जाते हैं। तो इस बार देखना, पहचानना कि कौन कीटोन है, क्रेटन क्रेटन, कौन क्रेटोन है, कौन हैलगमाइट है, कौन हैलगटाइट है, कौन स्टेलगमाइट है, कौन स्टेलगटाइट है। बड़ा अच्छा फील होगा, गुदगुदी, अच्छा रियल में देख लिया मैंने, ये रहा स्टेलगमाइट, ये केव पिलर है। अच्छा, जिसको लोग बोला वैष्णो देवी का पैर है, माता का पैर है। अरे माता अपना पैर पत्थर बना के वहां क्यों छोड़ देंगी? माता स्वतंत्र है, और माता का पैर ऐसा एकदम चिपका हुआ छत से लेके जमीन तक नहीं होगा। लेकिन सच बोलूं तो पहली बार मैंने भी जब गुफा के अंदर देखा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था किसी का पाँव है। फिर जब मैंने स्टेलेग दूसरी बार गया और स्टेलेग टाइट माइट की नजर से देखा, फिर पाँव ही नहीं दिख रहा था मुझे। मुझे तो लग रहा था कि ये ऊपर से छू रहा था ना ये, तो चूते चूते ये नीचे के साथ ऐसे कनेक्ट होते हुए दिखा मुझे। और एक दो जो था, जो अपने निर्माण की प्रारंभिक प्रक्रिया में था, उसमें तो साफ दिख रहा था कि यहाँ तक स्टेलेक्टाइट लटका हुआ है छत से, और ये नीचे से स्टेलेग्माइट है, और ये देखो ये दोनों एकदम चिपकने वाला है अब धीरे धीरे, ऐसा दिख रहा था। आप भी इस बार जाके देखना, ठीक है। या तो गुप्तेश्वर धाम चला जाना, सब जगह एक ही जैसी आकृति है। या तो आपको जहां सुविधा मिले वैष्णो देवी वाला गुफा देख लेना, या तो फिर कोई भी गुफा जो नॉर्मल गुफा, बहुत सारी चूना पत्थर की ऐसी गुफाएं हैं जिसमें अभी देवी देवता वाला सिस्टम भी नहीं डेवलप है। मतलब वो चूना पत्थर की गुफा ही है, अभी खोज नहीं हुआ वहां वहां पे, मतलब धर्म से जोड़ करके उसको जोड़ देते हैं लोग, इमेजिनरी इमेजिनरी स्टोरी। तो अपरदनात्मक स्थलाकृति याद रखना, एल फॉर लैपीज, घोल रंध्र, विलय रंध्र, डोलाइन, युबाला, पोल्जे, कास्ट खिड़की, ठीक है। और भी तुमको जो एक दो पॉइंट याद है वो लिख देना। निक्षेपणात्मक में, निक्षेपणात्मक में स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, कास्ट, ये फ्लो स्टोन, हेलेक्टाइट, हेलेग्माइट, क्रेटॉन, हो गया ये सब। और इसमें अब हम आ रहे हैं एरिड, एरिड टोपोग्राफी। क्या है एरिड टोपोग्राफी? पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति, ठीक है, पवन द्वारा निर्मित
स्थलाकृति। इंग्लिश में इसको कहते हैं एरिड टोपोग्राफी। एरिड टोपोग्राफी, एरिड टोपोग्राफी के ही या शुष्क अपर्दन चक्र यही देखने को मिलता है। विंड द्वारा जो इरोजन होता है, विंड इरोजन का रीजन है ये शुष्क अपर्दन चक्र। जो किंग साहब थे, एलसी किंग, उनका पूरा का पूरा थ्योरी इसी पर आधारित है। क्या होता है एरिड? एरिड मतलब होता है शुष्क। एक टर्म आता है सेमी एरिड, इसका मतलब होता है अर्ध शुष्क। शुष्क को देसी भाषा में कहते हैं सूखा। सूखा, ड्राई बोले तो ड्राई, ड्राई, ठीक है, ड्राई। और ड्राई मतलब ड्राई डे नहीं कि जिस दिन दारू नहीं मिलता उसको ड्राई डे बोलते हैं। ड्राई वो वाला ड्राई नहीं, ठीक है। और मैं ड्राई जानता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पीता हूं, मुझे नहीं पसंद ये सब बदबूदार पेय पदार्थ, ठीक है। मैं बस एकदम ऐसा पेय पदार्थ हो जो थोड़ा मीठा खट्टा लगे, ऐसा पेय पदार्थ पी लेता हूँ। हैशटैग कुछ भी जो एनर्जी एनर्जी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक टाइप। तो शुष्क, सूखा या ड्राई। क्यों सूखा, क्यों ड्राई? दरअसल ऐसा क्षेत्र जहां कम वर्षा होता हो। क्या होगा यदि खेत में बहुत दिनों तक बारिश नहीं हो? जब बहुत दिनों तक बारिश नहीं होगी तो खेत में क्या होगा? खेत में दरारें पड़ जाएंगी। दरारें, दरारें पड़ने का मतलब क्या है? फट जाएगा खेत, जगह जगह दरार पड़ जाएगी। चट्टाने एक दूसरे से दरार के कारण अलग अलग हो जाएगा बिल्कुल। फिर इन दरारों में रात को ओस का पानी वानी जमा होगा और दरार टूटे फूटेगा। जमीन सतह उबड़ खाबड़ हो जाएगी टूट फूट के। चट्टाने दरारों के कारण टूट फूट जाएंगी तो उनके चूर्ण बनने लगेंगे और फिर हवा उसको धूल को उड़ाएगा। धूल का बवंडर उठेगा, बवंडर। हाँ वही बवंडर। अब धूल के जो बवंडर उठेंगे एकदम, वहां पे पास वाले घर के खिड़की के बारी से अंदर घुस के पोत देंगे, यानी उस धूल डस्ट को कहीं और ले जाके वो डिपॉजिट करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो शुष्क अपर्दन चक्र की संकल्पना है, ये जो विंड इरोजन का कॉन्सेप्ट है, ये जो पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं या एरी टोपोग्राफी है, ये दिखता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहां वर्षा कम होती हो। और कम वर्षा वाली स्थिति वहां होती है जहां तापमान हमेशा दिन का उच्च होता है और रात का तापमान बिल्कुल निम्न होता है। मरुस्थल, कम वर्षा वाला क्षेत्र में मरुस्थल बनता है और मरुस्थल में दिन में तापमान उच्च होता है और मरुस्थल में रात में तापमान बहुत गिर जाता है। तो ये जो तापमान में इतना अंतर होता है, तापांतर, जो टेम्परेचर का जो ये डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस, इसके कारण उस क्षेत्र की चट्टानों में दरार पड़ जाता है, फट जाती है चट्टान, टूटने लगती है, फूटने लगती है चट्टानें, डिकम्पोज होने लगती है चट्टानें। और फिर उन चट्टानों में जब वो टूटने फूटने लगती है, हवा उस पर चोट करती है, क्योंकि वर्षा नहीं होती तो उस पर वनस्पति कम उगते हैं। और जब वनस्पति नहीं होता है तो एक तरीके से वो बैरन बैरन रॉक है। बैरन रॉक यानी नंगी चट्टान है, नेकेड चट्टान है। अब ये जो नेकेड चट्टान है, नंगी चट्टाने हैं, इन चट्टानों पर होता क्या है? इन चट्टानों पर दिन में खूब गर्मी पड़ती है तो गर्मी से फैल जाता है चट्टान। रात में खूब ठंडी पड़ती है, ठंडी से सिकुड़ जाता है चट्टान। फैलता सिकुड़ता ढीला हो जाता है चट्टान। और जब चट्टान ढीली हो जाती है तो हवा उसको एक धक्का देता है और चट्टान बिखर के पसड़ जाता है। ठीक है, ढीले लोगों को धक्का दे दो तो फैल जाएगा जमीन पे, बेचारा पसड़ जाती है चट्टानें।
और जब चट्टानें पसर जाती हैं, फैल जाती हैं, तो फिर हवा उसको और धक्का देती है, तो उनमें से जो महीन कण होता है वो प्यार से हवा के कान में कहती है मुझे भी साथ ले लो, और हवा उन महीन कणों को अपने साथ लेके चली जाती है। चलो तुम्हें सैर कराऊं। तो फिर जन्नत के सैर पर वो चले जाते हैं हवा के साथ। फिर हवा उसको कहीं पर डिपॉजिट कर देती है, यही जन्नत है बेटा, यहीं रहो, अब मैं चली। हवा वहां से निकल लेती है। हवा को खोज रहा, कहाँ चली गई तुम? तो हवा बेचारी, वो तो स्वप्न थी, आई थी और चली गई। हवा यानी विंड की जिंदगी कितनी, प्रेशर तक। और प्रेशर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है डेजर्ट एरियाज में ज्यादा होता है। जो मेन लैंड है, डेजर्ट लैंड है, जो मेन एरिया है, वहां ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, तो लो प्रेशर हो जाता है। और उस लो प्रेशर को भरने के लिए जो आसपास की हवाएं ठंडी दौड़ती हैं, और दौड़ती जब हैं, हवा दौड़ती हैं, तो वो जो कण बिखरी हुई थी वो कहती हैं हवा से मुझे भी साथ ले लो। तो हवा क्या है, उन सब कणों को गोदी में लेके दौड़ती हैं। तो हवा बड़ी एकदम भयानक दिखती है जब दौड़ती हैं। तूफान बोलते हैं उसको, मरुस्थल में जो तूफान आती है, तो उसमें सिर्फ हवा नहीं होती, हवा के गोदी में उसका चिल्का भी होता है, छोटा छोटा कण, डस्ट के कण, रेत के कण। रेतीला तूफान। और वो रेतीला तूफान जो है, जहां पे हवा शांत होती है, अपना सारा छिलका बुतरू वहीं पटक देती है, टीला बन जाता है वहां। किस चीज का? रेत का टीला। क्या बोलते हैं उसको? रेत का टीला ही बोलेंगे, बाद में नाम देंगे कि बरखान है, ये बालू का स्तूप है, ये चंद्राकार बालू का स्तूप है, फलाना ढिमका। अभी हम बात करेंगे असलाकृतियों का, अभी सिर्फ माहौल बन रहा है। माहौल बहुत जरूरी है दिमाग में, कि अब एरी रेरिड वाला माहौल होना चाहिए। पहले कास्ट कास्ट जैसा माहौल हो गया था, तो पूरी अंतरात्मा कास्ट में डूब रही थी पूरा। हर जगह गुप्तेश्वर धाम दिख रहा था। एक बच्चा लिख रहा है कि गुप्त धाम में मैं महाशिवरात्रि को, अभी भाई साहब ये धार्मिक रूप से देख रहे हैं, चश्मा उतार के जाना है इस बार। इस बार किस रूप में देखना है आपको? ज्योग्राफर के रूप में, अपने आप को डेविस समझ के एंटर करना, ठीक है? अपने आप को जो है डेविस, तो खैर नदी में उतरना, तो डेविस बन जाना। कोड बदल लेना, बीदी बनना, बीदी। एक बीदी थे, एक सुइजिक थे। यदि पीछे लिख लेना है, न्यू सुइजिक, मॉडर्न सुइजिक। किसी को समझ में आए ना आए, तुमको समझ में आना चाहिए तुम सुइजिक बन के आए हो, ना कि बजरंग दल के सिपाही या शिवसेना के मेंबर। आपको स्विजिक बन के जाना है, आपको विधि बन के जाना है, आपको एज ए जोग्राफर के नजरिए से देखना है। नजारे बदल जाएंगे, और वहां क्या दिखने लगेगा इस बार? आप इस बार सोडियम का, ये सोडियम बार बार आता है मेरे दिमाग में, कैल्शियम कार्बोनेट दिखेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट दिखेगा। बाइकार्बोनेट नहीं दिखेगा, क्यों? जहां लिक्विड फ्लो होगा वहीं बाइकार्बोनेट दिखेगा, वहां तो इरोजन जारी होगा। तो कार्बोनेट दिखेगा आपको, जहां जहां जमा हुआ ठोस दिखे, चूना पत्थर की चट्टान दिखे, वहां पे आपको चिकना पत्थर दिखे, एकदम उजला कलर का, या हल्का पीलापन लिए हुए, मटमैलापन लिए हुए, लगे कि जैसे फरमा से जमाया एकदम गोल या नोकीला, तो समझ जाइएगा क्या निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। अगल बगल वाला आपका मुंह देखे, क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, ये माइट ही शिव जी, स्टेलेगमाइट। टाइट है यार ऊपर का चट्टान, स्टेलेक्टाइट। ऊपर से जो चट्टान लटक रहा होगा कहीं कहीं, वो कहीं खिड़की भी दिखेगा। पाताल भुवनेश्वर में कई जगह बीच से लाइट आ रही होती है, तो आप उधर देखोगे, पूछोगे क्या है, तो इधर से वो देवता आए थे, इंद्र भगवान आए थे इधर से। वो उन्होंने रोशनी गुफा में करने के लिए ये बनाया था। वो दरअसल कास्ट खिड़की होता है। कहीं कहीं गुफा में ऊपर छत में यदि छिद्र हो और उससे रोशनी आ रही हो, तो कास्ट खिड़की होता है। देखिएगा जरूर सब लोग, नजरिया बदलना जरूरी है। धर्म भी अपने जगह सही है, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं तो खुद ही धार्मिक हूँ बहुत। सुबह प्रणाम किया था मैं, और सामने भगवान जी को रखता हूँ। लेकिन हाँ, उसमें थोड़ा बहुत ये भी देखता हूँ कि मतलब पढ़ाई वाला यदि कोई चीज याद रह सके तो करते हैं। पवन के कार्य समझा रहा था मैं आपको, माहौल बन चुका था, फिर मैंने आपका कमेंट देख लिया, और फिर से भगवान शिव जी के चरण में चला गया था। अपर्दन के अन्य कारकों के समान, जैसे नदियां थी, जैसे हिमनद था, और जैसे कास्ट की भूमिगत जल थी, पवन भी अपने आप में लाजवाब बेहतरीन एजेंट ऑफ इरोजन में से एक। लेकिन नदियों की तरह
ये नहीं करती काम। काम का स्टाइल अलग है, सबका अपना फ्लेवर होता है। वनीला वनीला है, चॉकलेट चॉकलेट है, पाइनएप्पल पाइनएप्पल है, सबका अपना फ्लेवर है भाई। आप ये नहीं कह सकते कि सब एक ही है ना, गंदी बात। तो वैसे ही पवन का भी फ्लेवर अलग है, इसका इरोजन का तरीका, अंदाजे बयां अलग है इसका। ये जो अपर्दन करता है अलग तरीके से अपर्दन करता है, और जो वो अपर्दन करती थी नदी, वो अलग करती है। उसका फ्लो वाटर वो इरोजन करता है, ठीक है। और इसका जो अपर्दन का तरीका है, इसमें विंड इरोजन करता है। वहां केमिकल वेदरिंग हो रहा था, यहाँ पे पवन वाला जो केस है, यहाँ फिजिकल वेदरिंग होता है, भौतिक पक्ष। यहां भी रासायनिक होता है लेकिन कम, रात में केमिकल वेदरिंग, दिन में फिजिकल वेदरिंग। और कहीं ऊंट पूंट ज्यादा घूम फिर रहा है रेतीले मैदान में, यदि मानवीय गतिविधियां या जैविक गतिविधियां, तो बायो वेदरिंग भी होता है यहाँ। तो कुल मिला के पवन के अपर्दन और पवन के परिवहन और पवन के निक्षेपण, विंड इरोजन, विंड ट्रांसपोर्टेशन, विंड डिपोजिशन, हमें सिर्फ और सिर्फ कहां दिख सकती है? ऐसे क्षेत्रों में जहां विंड एक्टिव है। और कहां विंड एक्टिव है ज्यादा? विंड कहां एक्टिव होती है? तो एक्टिव होती है, पवन का कार्य अत्यधिक विस्तृत दिखता है हमें दो जगह पे, जिसको एक कहते हैं एरिड, दूसरे को कहते हैं सेमी एरिड। शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय भागों में पवन अपर्दन का एक सक्रिय एजेंट है, एक्टिव एजेंट है। किसको कहेंगे हम? शुष्क, अर्ध शुष्क। जहां 10 इंच से कम वर्षा होती है, 25 सेंटीमीटर से जहां कम वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा की बात कर रहा हूं, वार्षिक वर्षा, एनुअल प्रेसिपिटेशन लेस देन 25 सेंटीमीटर है, तो वो एरिड है। जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, उसको मरुस्थल कहते हैं। 25 सेंटीमीटर मतलब 10 इंच। 10 इंच या 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। कैसे नापेंगे सर वर्षा? वर्षा नापने के लिए एगो यंत्र होता है, बिल्कुल देसी जुगाड़, उसको कहते हैं रेनगॉस। रेनगॉस से साल भर के वर्षा का एक एवरेज निकाला जाता है, औसत, तो उसको वार्षिक वर्षा कहते हैं। उसमें ऐसा नहीं है, किसी दिन ज्यादा भी होता है, किसी दिन कम भी होता है। पूरे वर्षा, पूरे साल भर के वर्षा का मेजरमेंट का जब एवरेज निकाला जाता है, 12 महीना का, और 12 से भाग देके, तो यदि 25 सेंटीमीटर से कम आता है, यानी 10 इंच से कम आता है, तो मान लेते हैं कि बड़ी कम वर्षा हुआ है इधर। अब बहुत कम वर्षा यदि होता है, तो मतलब कि वो एरिड है, डेजर्ट है। कितना? 25 से कम। लेकिन यदि 26 हो गया तो, 27 हो गया तो, 28, 29, 30, 31, 32 हो गया तो, चलो 50 हो गया तो यदि 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर से ज्यादा, 25.1, 25.2 यानी ज्यादा, और 50 सेंटीमीटर से कम, तो फिर उसको एरिड की जगह सेमी एरिड कहते हैं, अर्ध शुष्क। यानी वर्षा की मात्रा यदि बढ़ जाती है, कितना? 10 इंच से ज्यादा वार्षिक वर्षा, और 20 इंच तक, 10 इंच से 20 इंच तक यदि वर्षा होती है, यानी 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, तो उसको अर्ध शुष्क या सेमी एरिड मरुस्थल कहते हैं। दोनों मरुस्थल ही है, एक सेमी मरुस्थल है, सेमी सेमी अर्ध शुष्क क्षेत्र, और दूसरा शुष्क क्षेत्र है। जब वर्षा इतना कम होगी, तो वनस्पति का अभाव होगा, और वनस्पति यदि नहीं होगी, ना हर्ब्स होगा, ना सर्ब्स होगा, ना प्लांट्स होगा, ना बुशेस होंगे, ना प्लांट्स होंगे, ना ट्रीज होंगे, यानी झाड़ियां नहीं होंगी, पौधे नहीं होंगे, वृक्ष नहीं होंगे, घास नहीं होंगे, क्योंकि वर्षा नहीं हो रही ना। तो वो जमीन जो होगी ना, सीधे सनलाइट, और भी बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट से गर्म होगी, दिन में तपेगी, हीट हो।
और रात में जब सन नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल बैरन रॉक है, तो जो भी दिन भर में गर्मी उसने एब्जॉर्ब किया, तुरंत रात भर में वो गर्मी रिलीज कर देगा और पूरा चिल्ड हो जाएगी, ठंडा बर्फ जमने लगेगा उसमें। जो भी उसके अंदर हल्की फुल्की नमी आई भी, वो सारी नमी भी वो खो देगा, ड्राई ड्राई हो जाएगा। जैसे विंटर में ओठ ड्राई हो जाते हैं तो ओठ फट जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो भी डेजर्ट एरियाज है, सेमी डेजर्ट एरियाज है, उनके चट्टानों के ओठ फटने लगते हैं बेचारे के, इसी कारण से टेम्परेचर डिफरेंसेस के कारण चट्टानें फटने लगती हैं, चट्टानों में और दरारें पड़ने लगती हैं। और रात में तो कभी कभी ओस भी गिरता है, शीत भी गिरता है रात को। जो वायुमंडल की नमी है ना, वो कोहरा कुहासा ओस ड्यू बनता है, ड्यू ड्यू ओस, और वो ड्यू ओस बूंद बन के उन दरारों में जब चला जाता है ना, तो जम जाता है। रात में टेम्परेचर और कम होता है, सांझ को कुहासा फैला, कोहरा फैला, और वो उसमें जम गया जाके पानी की बूंद के रूप में, रात में बर्फ की तरह जम गया, रात भर में फाड़ देता है चट्टान को। और दिन में क्या होता है, भाप बन के उड़ जाता है फिर टेम्परेचर बढ़ने पर, चट्टान तो फट गया ना। तो कुल मिलाकर के पवन के द्वारा जहां होता है अपर्दन कार्य, परिवहन कार्य, निक्षेपण कार्य, वह मूलतः मरुस्थल है। और मरुस्थल की परिभाषा क्या है, किसको कहेंगे हम मरुस्थल? तो जहां 10 इंच से कम वर्षा होगी, 10 इंच बोले तो 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होगी, तो उसको कहेंगे मरुस्थल। एरिड, डेजर्ट, शुष्क क्षेत्र, वनस्पति विहीन क्षेत्र, वेजिटेशन, जीरो वेजिटेशन एरिया। और वेजिटेशन नहीं होगी तो चट्टानों के पास कपड़ा नहीं होगा। चट्टानों का कपड़ा है वेजिटेशन। वेजिटेशन चट्टानों को ढक के रखती है, कलर देती है, कलरफुल डिजाइन देती है उसको, जकड़े रहती है, पकड़े रहती है, सुरक्षा देती है चट्टानों को। जैसे कपड़े आपकी बॉडी सुरक्षित रखते हैं, वैसे वेजिटेशन चट्टानों को सुरक्षित रखती है। लेकिन कपड़ा फट गया बेचारे का, कपड़ा है नहीं, कपड़ा खत्म हो गया, वेजिटेशन खत्म। क्यों? जीरो वेजिटेशन, बिकॉज ऑफ लेस टेम्परेचर, अब लेस प्रेसिपिटेशन, वर्षा नहीं, जल नहीं, तो बनता नहीं, वनस्पति उगती नहीं वहां। अब अगली बात पे आते हैं कि इसके डायमेंशंस क्या हैं, क्या पढ़ना है इसमें। सबकी तरह इसमें भी वही पढ़ना है, साथ में ये भी पढ़ना है कि दुनिया में कहां कहां जाना पड़ेगा यदि हम देखना चाहते हैं विंड इरोजन। तो विंड इरोजन यदि देखना चाहते हो तो डेजर्ट जाना होगा, इंडिया में थार डेजर्ट जाना होगा, वहां विंड इरोजन देखने को मिलेगा। थार डेजर्ट। एक बच्चे ने एक बार, मुझे याद है कि एक ऑफलाइन क्लास में मुझसे पूछा था कि सर, आपने एक बार बताया था सर कि कोल्ड डेजर्ट भी होता है। हम बोले हाँ बेटा, कोल्ड डेजर्ट भी होता है। सर लेह लद्दाख में जाएंगे तो वहां पे हमको विंड इरोजन दिखेगा? सर दिल जीत लिया लौंडे ने, विंड इरोजन देखना उसको लेह लद्दाख में। कुछ देर के लिए मैं भी सोचा इसको क्या जवाब दूं, क्योंकि भाई लेह लद्दाख में बरखान बालू का स्तूप तो मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि विंड के कार्य तो दिखते हैं, पवन के कार्य वहां भी दिखते हैं। पवन बहुत तेजी से चलती है, हवा जो है ठंडी होती है, चिल्ड होती है, ठीक है। तो अब ऐसी चिल्ड, ठंडी और तेज चलने वाली हवा में क्या वहां पे भी ऐसा अपर्दन होता है? क्योंकि वनस्पति तो वहां भी नहीं है, तो हवा को रोकने वाला, हवा के मार्ग में अवरोधक तो वहां भी नहीं है। लेकिन एक चीज है, क्या? वो समतल नहीं होता। बड़ी बड़ी दीवारें, पहाड़ें जो हैं, दीवारों की तरह ठोस चट्टानें रोकती हैं, तो हवा का प्रवाह जैसा शुष्क अपर्दन क्षेत्र यानी एरिड वाले एरिया मरुस्थल में होता है, वैसा वैसा हवा को वैसा स्वतंत्र वातावरण बहने का वहां डायरेक्टली मिलता नहीं है। वहां पे जो हवा चलती है, वो कौन सी हवा चलती है? एनाबेटिक और कैटाबेटिक चलती है। ये एनाबेटिक, कैटाबेटिक क्या है? एनाबेटिक, कैटाबेटिक। तो वहां ये घाटी की पवने और चोटी की पवने, पर्वतीय हवा ऊपर से उतरती है, घाटी वाली हवा ऊपर चढ़ती है। तो इस क्रम में हवा में वो ताकत नहीं होती
जो ताकत मरुस्थल में सैकड़ों किलोमीटर से आती हुई हवा अपने साथ ढेर सारा डस्ट लेके आती हुई हवा कर पाती है, यानी कि कुल मिलाकर के जो कोल्ड डेजर्ट है वहां हवा अपने साथ उतना ज्यादा महीन रेत के कण लेकर उड़ नहीं पाती है। एक तो ये क्षेत्र पर्वतीय पहाड़ी होने के कारण, और दूसरा इस क्षेत्र में रेत के कणों में कमी होती है, रेत के कण कम बनते हैं। ज्यादा क्या बनता है? टिल। टिल्स क्या है? क्या होते हैं टिल्स? कौन बताएगा टिल्स क्या होता है? कोई किसी को पता है ये टिल्स क्या होते हैं? टिल्स क्या होता है भाई मेरे? कोई बच्चा बताएगा क्या? 35 वीर पुरुषों और वीर बहनों में कोई भी ऐसा नहीं जो हमें बताए ये टिल्स क्या होता है। चलो एक बच्चा आया, मुकेश कुमार। सर टील्स होता है ये ग्लेशियल टोपोग्राफी में जब जो अलग अलग साइज के बॉर्डर्स होते हैं वो जब हाँ जमा होते हैं तो उसी को टिल्स कहते हैं सर। सही, सही है, बिल्कुल सही। जिया ने भी आंसर दिया बच्ची इधर लिख के कि ग्लेशियल डिपोजिशनल टोपोग्राफी वाला। हाँ बिल्कुल। टिल्स छोटे छोटे पत्थर के मलबे होते हैं, मैंने वीडियो भी दिखाया था, और वीडियो में आपको टिक मार्क करके बताया था कि देखो ये जो मलबा है ये टिल्स है। ठीक है। देखिए एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। हमको ना वो वाली क्लास बचपन की मैं बहुत मिस करता था, जिसमें मैं सारे बच्चे मिलके जो है सर से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है सर, बीच बीच में मैं वो रिवीजन भी कराते थे मेरे बचपन में टीचर्स। तो जैसे वो नहीं होता था 100 99 98 97 96 95 चीख चीख के वाला, तो एकदम ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता था एकदम लेवल। हालांकि छुट्टी में भागने की जल्दी रहती थी, लेकिन मैं वो जो गिनती लास्ट में होता है उसमें बड़ा एंजॉय ले करता था भाई। बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के। थोड़ा एक्साइटमेंट होना चाहिए क्लास में, एनर्जी का लेवल हाई होना चाहिए। सिंसियरिटी तो अपनी जगह है, लेकिन अंदर के जो बालक है, अंदर का जो थोड़ा बचपना है उसको भी रखिएगा। आंसर्स देने में कोई कोताही ना करें प्लीज, इंटरेस्ट का लेवल बना रहेगा उससे। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि अब देखो आंसर्स कई बच्चा खुद ही देने लग गया। एक बच्चा जो है टिल्स क्या होता है? टिल्स बिल्कुल याद रखिएगा, जो मलबा में जो छोटे छोटे चट्टान होते हैं ना, मलबा, मलबा डिपोजिट, हिमानी हिमनद अपने साथ जो मलबा लेके आती है, उस मलबे में जो अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड मटेरियल्स होते हैं, छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े होते हैं, उन्हीं को टिल्स कहते हैं। टिल्स के अलावा रेत भी होते हैं वहां पर, लेकिन हवाएं वहां तापमान कम होने के कारण हवाएं ज्यादातर गर्म नहीं होती, और हवाएं गर्म नहीं होती तो निम्न दाब का क्षेत्र नहीं बनता। सही कहा एक बच्चे ने अभी, लिखा भी, चाहे त्याग किसी ने। और इसीलिए हवा में वो वाला बात, वो उस तरह का कार्य नहीं देखा जा सकता। तो विंड जो है कोल्ड डेजर्ट रीजन में लिमिटेड लैंड फॉर्म्स क्रिएट करती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करती हैं। एक बच्चा लिखा आर्कटिका में क्या, अंटार्कटिक, आर्कटिक में क्या होगा? अंटार्कटिका में वहां तो समतल क्षेत्र है सर, समतल क्षेत्र है और वनस्पति नहीं है, चारों तरफ बर्फ का परत ढका है। तो बर्फ की परतों की एक आदत होती है सर, बर्फ से बर्फ चिपक जाता है और चिपक के कवर कवर कर लेता है। तो हवा जब बर्फ के ऊपर से गुजरती है तो बर्फ के कुछ टुकड़ों को तोड़ के अपने साथ बहा ले जा उड़ा ले जाती है, लेकिन बहुत कम तोड़ पाती है, बहुत कम। उल्टा हवा में जो पानी के कण है वो भी बर्फ के ऊपर से बह रहा होता है ना हवा, तो हवा में जो नमी है वो भी बर्फ बन जाता है। तो आर्कटिक रीजन में, अंटार्कटिक रीजन में विंड टोपोग्राफी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो ग्लेशियल टोपोग्राफी वाला रीजन है, वो ऑलरेडी ग्लेशियर, वहां ग्लेशियल टोपोग्राफी मिलेगा, हिमनदीय स्थलाकृतियां मिलेगी, क्योंकि खुद एक हिमनद है, हिमनद के ऊपर से हवा चलेगी तो हवा में भी क्या आ जाएगा, टेम्परेचर हवा का भी कम हो जाएगा। और हवा में जो नमी है, हवा में जो जल के कण है, वो सुई जैसे छोटे छोटे कण में बदल जाएंगे। और जो हवा चलेगी, तेज हवा, क्योंकि हवा वहां भारी होती है, उच्च दाब के कारण हवा वहां भारी होती है, और वहां से हवा थौक में जा रही होती है निम्न दाब की ओर,
भारी मात्रा में, और हवा बर्फ के ऊपर से गुजर रही होती है तो बर्फ के कण सुई जैसे हो जाते हैं। एक तो विंड की स्पीड ज्यादा है, ऊपर से उसमें सुई जैसे बर्फ के कण है, तो जब वो आंधी चलती है ना, उसको ब्लेजार्ड कहते हैं। नाम सुना होगा आपने, ब्लेजार्ड, ब्लेजार्ड, ब्लेजार्ड कहते हैं उसको। ध्रुवीय क्षेत्रों में जो बर्फ की भयंकर आंधी चलती है उसको ब्लेजार्ड कहते हैं। क्या होगा यदि ब्लेजार्ड के रास्ते में हम और आप में से कोई खड़ा हो गया, तो क्या होगा? तो ब्लेजार्ड आप में या हम में इतने छेद करेगी कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे फिर, क्योंकि वो जो सुई जैसा बर्फ का जो क्रिस्टल होता है वो बंदूक से निकली गोली की स्पीड से गति कर रहा होता है और नुकीला होता है। ऐसे में उसके रास्ते में यदि कोई ऐसा मुलायम चट्टान आ जाए या ऐसा कोई मुलायम जीव हमारे आपके जैसा लुचुक पुचुक गुचुर मुचुर सा आदमी आ जाए, लुचपुच आदमी आ जाए, छेद के निकल जाएगी, वो छेद कर देगी, इतनी स्पीड होती है ब्लेजार्ड में, ब्लेजार्ड की। मर जाते हैं लोग जो ब्लेजार्ड में फंस जाते हैं। ठीक है, चलिए, अब आपके दिल दिमाग में कोई प्रश्न ना उठे इसलिए इतनी बातें की। कुल मिलाकर के विंड टोपोग्राफी डेजर्ट में बनता है, और वो भी वार्म डेजर्ट में बनता है, शुष्क मरुस्थलों में दिखता है। तो बहुत जरूरी हो गई ये बात कि दुनिया भर के शुष्क मरुस्थलों को पहचाने हम, जहां जहां मुझे दिखेगा ये विंड का टोपोग्राफी। तो दुनिया में 5 प्रमुख मरुस्थल हैं जहां विंड टोपोग्राफी अच्छे से देखी जा सकती। पहला तो सहारा, सहारा रेगिस्तान, जहां विंड टोपोग्राफी की स्टडी की थी एलसी किंग ने। जैसे कास्ट रीजन में भूमिगत जल की स्टडी हुई थी, वही 2 व्यक्ति ने किया था, स्विजिक ने, और स्विजिक के अलावा बीदी ने। ठीक है, बिजिक और स्वीदी ने, वही स्विजिक और बीदी ने। वैसे ही विंड इरोजन, विंड ट्रांसपोर्टेशन, विंड डिपोजिशन, पवन द्वारा अपर्दन, पवन द्वारा परिवहन, पवन द्वारा निक्षेपण, इसको देखा था सबसे पहले, सही से स्टडी किया था एलसी किंग ने। कहां पर? सहारा डेजर्ट में। कहां है सहारा डेजर्ट? मैपिंग पढ़ाया है मैंने आपको, अफ्रीका, अफ्रीका में है सहारा डेजर्ट। तो जो सहारा डेजर्ट है और मध्य एशिया का डेजर्ट है, वही गोबी डेजर्ट, ईरान का डेजर्ट, इराक का डेजर्ट, सीरिया का डेजर्ट, तो ये जो डेजर्ट वाला रीजन है ना, ये एक में काउंट होता है ये सब के सब। और दूसरा डेजर्ट जो है, एक तो हो गया सहारा और मध्य एशिया का डेजर्ट, दूसरा हो गया दक्षिणी अफ्रीका का कालाहारी डेजर्ट, नामीब डेजर्ट, कारू डेजर्ट। ठीक है। देख रहे हैं त्यागी जी तुरंत अपना एक मैप बनाया है, त्यागी जी ने, उन्होंने फट से भेजा है कि यहाँ पे देखिए सर, सारे डेजर्ट हमने एक में बनाए हैं। बहुत अच्छे, लाजवाब, बढ़िया बनाया आपने, ऐसा लग रहा है जैसे छपा हुआ है। हम्म, तो जो डेजर्ट है, हम त्यागी जी की एक मनोकामना पूरी कर देते हैं। पांच डेजर्ट रीजन है। एक डेजर्ट रीजन है सहारा डेजर्ट और मध्य एशिया का डेजर्ट रीजन, और दूसरा डेजर्ट रीजन है दक्षिण अफ्रीकी प्रदेश का डेजर्ट रीजन, और तीसरा डेजर्ट रीजन है दक्षिणी अमेरिका का वो अटाकामा चिली डेजर्ट रीजन। ये देखिए भाई, ये हमारे त्यागी जी का मैपिंग का काम है, बड़ा बेहतर काम करते हैं, हैंडमेड है। ठीक है, ये जो कलाकारी है, ये हैंडमेड कलाकारी है त्यागी जी का। हालांकि मैं अपने हाथ से बना सकता था, बट रेगुलर स्टूडेंट के सम्मान में, ये पहला रीजन देख लीजिए,
ये सहारा रीजन हो गया। थोड़ा सा त्यागी जी कंजूस हैं, सहारा को थोड़ा और नीचे लाते तो अच्छा रहता। ठीक है, तो ये जो रीजन हुआ पूरा का पूरा, ये सहारा रीजन हो गया। ठीक है, और सहारा के साथ साथ ये जो रीजन हो गया, अरब का मरुस्थल, ईरान का मरुस्थल, पाकिस्तान और भारत का थार मरुस्थल, और इधर किजिलकुम, कुजुलकुम और अरलकुम का मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, टकलामाकन मरुस्थल, और ये पूरा का पूरा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट वाला रीजन हो गया। ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट रीजन हो गया। और ये अटाकामा चिली का डेजर्ट वाला रीजन हो गया। ये अटाकामा, और अटाकामा हो गया ऊपर, ये चिली, अटाकामा चिली, और पेंटागोनिया, अटाकामा पेंटागोनिया डेजर्ट हो गया। नामीब कारू, यहाँ पे कारू डेजर्ट भी है एक, कारू डेजर्ट, नामी डेजर्ट और कालाहारी डेजर्ट हो गया। ये तीनों के तीनों डेजर्ट यहाँ हो गए, कारू, काली, कालाहारी और नामीब, नामीब डेजर्ट हो गया। ये मोजैब होता है, मोजैब, मोजैब सोनोरान डेजर्ट, मोजैब सोनोरान डेजर्ट हो गया यहाँ पे। तो कुल मिला के जो डेजर्ट रीजन है, इन्हीं 5 रीजन्स पे, 1, 2, 3, 4 और 5, इन सबको एक में रखा गया है। इन्हीं 5 जगहों पर, 5 प्रदेशों में, 5 प्रदेशों में क्या दिखेगा आपको? इन 5 प्रदेशों में पवन के कार्य दिखेंगे। पहला सहारा रेगिस्तान, अरेबियन रेगिस्तान, भारत का थार, कराकुम और किजिलकुम, टकलामाकन, गोबी। दूसरा कौन? दूसरा दक्षिण अफ्रीका का कालाहारी, नामीबिया, कारू डेजर्ट, नामीब डेजर्ट, कारू डेजर्ट। और तीसरा कौन? अटाकामा और चिली का डेजर्ट हो गया, अटाकामा चिली डेजर्ट और पेंटागोनिया डेजर्ट। और पेंटागोनिया पेरू तट के सहारे पेंटागोनिया का डेजर्ट हो गया। और इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया और एरिजोना का मोजावे, और मैक्सिको का सोनारान, मैक्सिको का सोनोरान और अमेरिका का मोजाव डेजर्ट हो गया, वो हमने उधर बताया आपको। और फिर ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट हो गया, प्यासी धरती का महादेश वाला डेजर्ट। तो कुल मिला के इन 5 डेजर्ट में मिलते हैं हमें पवन के अपर्दनात्मक कार्यों को देखने का। तो हम ये क्षेत्र दिखा सकते हैं, ये है शुष्क अपर्दन क्षेत्र। पवन अपर्दन कैसे करता है? पवन के अपर्दन की तकनीक यदि हम देखना या समझना चाहते हैं, तो कैसे हम पवन के अपर्दन तकनीक को समझें, ये देख लेते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे सेक्शन पे जा रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन था इतना। अन्य अपर्दन के दूतों की तरह विंड इरोजन जो होती है, अब विंड इरोजन भी वही टेक्निक यूज करती है अपर्दन के लिए, अपने तली का अपर्दन करती है ये। तो पवन के अपर्दन की क्रिया चार तरह से संपन्न होती है। पहला जो तरीका है पवन के अपर्दन करने का, जैसे हिमनद और बाकी दूत अपर्दन करते थे, वैसे ये भी अपर्दन करता है अपवाहन के थ्रू। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिफ्लेशन, डी ई डिफ्लेशन, DEFLATION। बताऊंगा मैं डिटेल में क्या होता है डिफ्लेशन। दूसरी इसकी तकनीक है इरोजन की, उसका नाम है अपघर्षण। अपघर्षण तो आप नदी का भी देखते आए हैं, अपघर्षण हिमनद का भी देखते आए हैं। इसको कोरेजन कहिए, एवरेजन कहिए, देखते आए हैं आप एवरेजन। और फिर तीसरी है, तीन ही तरीका है, सन्निघर्षण, एट्रेशन। एट्रेशन
हमने पहले ही बोला था कॉमन टेक्निक्स ही होता है, सिर्फ दूत बदल जाते हैं, तरीका वही होता है। एक मैंने जो 4 लिखा है ना, दरअसल ये केमिकल वेदरिंग वाला एक कॉन्सेप्ट है, आगे बताऊंगा, लेकिन ये अपर्दन में नहीं आता, वेदरिंग का एक पार्ट है, यानी चट्टानों को तोड़ने फोड़ने के लिए चौथी तकनीक यूज होती है। इसके अलावा पवन का जो अपर्दन है वो कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे पवन की स्पीड क्या है, पवन के रास्ते में धूल और रेत के कण की क्वांटिटी क्या है, और किस तरह के धूल कण और रेत हैं, पवन जिस रास्ते से गुजर रहा है वहां किस तरह के रॉक हैं, हार्ड रॉक हैं या सॉफ्ट रॉक हैं, और क्लाइमेट कैसा है, यदि क्लाइमेट बहुत चिल्ड होगा तो पवन कमजोर होगी, मतलब ताकतवर तो होगी लेकिन पवन उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा, और यदि लो प्रेशर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है तो वहां पवन की मूवमेंट ज्यादा होगी, पवन की स्पीड ज्यादा होगी। तो क्लाइमेट भी बहुत अधिक फर्क करता है, प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट का। तो कल की जो क्लास होगी उसमें सीधे हम आपको ये चीजों जो है इन पर हम चर्चा थोड़ी सी करेंगे, मेन पर्पस होगा आपको जो इरोजनल लैंड फॉर्म्स है और डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स है उसको डिटेल में बताना, और जो वेदरिंग का जो कुछ कुछ टेक्निक्स है, मरुस्थल में कुछ यूनिक फिनोमेना देखने को मिलता है। चलिए, छोटी बच्ची है, एक नन्ही बच्ची, उसका कहना है, सर मैंने भी मैप बनाया है, अभी तुरंत आपको भेजा है, आप मेरा मैप क्यों नहीं दिखाए बताइए। दो जैसा करते त्यागी जी रटते रहते हैं आप। त्यागी जी में दुला रहे हैं थोड़े, वो शुरू से है ना मेरे साथ बेटा, इसलिए वो यहाँ आके घर से ना आशिकी 4 भी कर गए थे, सामान वामान उठा के मेरे पास पहुंच गए थे आशिकी में आगरा से। यहाँ मैं तो मतलब सन्यासी इंसान हूँ, अकेला पूरी बिल्डिंग में रह लेता हूँ, ये आदमी मम्मी के पास रहने वाला आदमी आया यहाँ 1-2 दिन में रो हो के, मतलब इमोशनल होके बोला, सर कैसे रहूं अकेले, आप तो अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, हम अकेला यहाँ कहीं शहादत हो गई तो फिर अब पार्टनर ढूंढ रहा है, एक पार्टनर से फोन करवाए कि अब दोनों चलते हैं सर के पास। और कोविड भी फिर से ओमिक्रॉन आ रहा था, तो त्यागी जी को निपटा दिया गया कि जल्दी से चले जाइए, कोविड फैल जाएगा तो फिर यहीं फंस जाएंगे आप, फिर 14 बरस का वनवास होगा। क्लास आज की इतनी ही थी, क्षमा चाहेंगे, जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको लगा होगा आज भावुक ज्यादा हो रहे हैं गुरुजी, ऐसा नहीं है, कभी कभी मूड होता है उस तरीके का कि आपको एक्स्ट्रा बातें भी आपसे कर लेते हैं, लेकिन कोशिश रहेगी हमारी कल बहुत फोकस्ड करके क्लासेस को फिनिश कर देना, एरिड को, ठीक है। और एरिड के बाद जो कोस्टल वोस्टल है वो हम उतना डिटेल में नहीं पढ़ाने वाले हैं, सीधे उसके लैंडफॉर्म्स बता देंगे। अच्छा, आपका नाम जो है यहाँ है, ये रहा। अच्छा, ये आपका डायग्राम है, हमने देख लिया आपका डायग्राम जो आपने बनाया है। थोड़ा सा ये जो डायग्राम है ना, आई थिंक बेहतर डायग्राम है, इसमें कोई ज्यादा चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से एक ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के लिए परफेक्ट डायग्राम है। और मैंने दिखा दिया, अब रोना रूठना नहीं है किसी को भी, बिल्कुल सही है। कोई करेक्शन के लिए मैं हाथ उठा रहा था, इस तरफ करेक्शन हो सकता है, एक इस तरफ करेक्शन हो सकता है छोटा सा, इसको थोड़ा ज्यादा बाहर हमने निकाला है, ये वाला पोर्शन ऐसे, थोड़ा कोशिश करें कि हल्का परफेक्शन जो है वो क्रिएट हो जाए, यदि परफेक्शन थोड़ा सा और आ जाए ना तो माशाल्लाह फिर बहुत बेहतरीन लगेगा देखने में आपका ये, ठीक है। बहुत अच्छा है, नो डाउट, बढ़िया बनाया आपने, ठीक है। ग्रीनलैंड को थोड़ा उठा के और ऊपर कर दीजिएगा इधर, ताकि यहाँ पे सेंट लॉरेंस बन, वो वहां पे न्यू फाउंडलैंड बन पाए, यहाँ न्यू फाउंडलैंड बनाना है। और यहाँ पे कुछ आइलैंड वाइलैंड दिखा दिया कीजिएगा कि यहाँ बहुत सारे आइलैंड्स हैं, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी आइलैंड्स दिखाना जरूरी है। इधर भी ये आइलैंड्स है, आपने बनाया ही बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है, हमने सबका मन रखना चाहिए। नीचे अंटार्कटिका का भी एक डिजाइन डायग्राम बना देना है। बस, आज की क्लास इतनी ही है। बिल्कुल सही, मिलते हैं आपसे हम फिर अगली क्लास में। कुंदन कुमार जी कह रहे हैं कि मेरे वीडियो का प्रॉब्लम था, प्लीज बताएं। ठीक है कुंदन जी, आप व्हाट्सअप कीजिए, वहां से हम आपकी बात समझेंगे सुनेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।